हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी। मैंने आपको बोला था पिछले टर्म्स में जो है कुछ वो मेन वाली थी, और इसके बाद भी जो है हमारे पास मेन टर्म्स हैं, इन्हें भी आपको और समझना है। ठीक है, एम्बीडेंटेड हम पढ़ेंगे सबसे पहले, एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर एक क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, होम्योलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास है एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स क्या होते हैं? एम्बी से वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें यहाँ पर थी, एम्बी से आपको समझ में आ रहा होगा। एम्बी मतलब दोनों की तरफ, है ना। एम्बी यानी कि दो से आता है, इसका एम्बी मतलब जो भी होगा दो होंगे, है ना। तो यहाँ पे एम्बी यहाँ पे है टू साइड से, आप समझ सकते हैं, टू साइड से आप ऐसे समझ सकते हैं। और डेंटेट यानी कि डोनर, एक ऐसा डोनर जो कि दोनों ही साइड से, या तो आप जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल CN साइनाइड, जैसे आपके पास ये है ना साइनाइड, और इसको ही हम लिखते हैं आइसोसाइनाइड भी। राइट, तो इनमें आपको दिखाई दे रहा होगा फ़र्क कि यहाँ पे एक जो है डोनर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी कार्बन है और कभी नाइट्रोजन है, यानी कि दोनों ही साइड में इसके क्या है, डोनर्स हैं, और एक टाइम पे एक ही इसका डोनर हो सकता है। सो एम्बीडेंटेड क्या होते हैं? वो सारे के सारे डोनर्स, लाइगेंड्स, जो कि क्या करते हैं, उनके दोनों के दोनों साइड्स क्या होते हैं, डोनर वाले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। राइट, तो एक बार जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। दीज आर दोज यूनिडेंटेड, वो होंगे तो यूनिडेंटेड ही, बट उनके दोनों साइड क्या होंगे, उनके दोनों साइड में आपके पास क्या लगे हुए होंगे, डोनर लगे हुए होंगे, और एक टाइम पे एक ही जो होगा डोनर का काम करेगा। दीज आर दोज यूनिडेंटेड लाइगेंड्स विच कंटेन मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। तो एक से ज़्यादा जो होंगे कोऑर्डिनेटिंग एटम्स उसमें होंगे, बट एक टाइम पर जो होगा ये एक डोनर की तरह ये क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। ओके, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल में आपको, जैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे आपके। सबसे पहले है साइनाइड, फिर है इनके साथ में लिखना है आपको साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, तब ये बनेगा आपका एम्बीडेंटेड लाइगेंड। राइट, तो ये एक एम्बीडेंटेड लाइगेंड है। एक और देख लेते हैं, NO2 का सुना होगा आपने, NO2 एंड ONO, इसको हम ONO भी लिख सकते हैं, ये एक ही, बट यहाँ पे साइड क्या हो जाएगी, पहले N जो होगा डोनर होगा यहाँ पे, बट इस वाले में ऑक्सीजन होगा डोनर। ओके, फिर एक और आता है हमारे पास, ये भी कुछ साइनाइड जैसा ही है, HCN एंड NCS। ठीक है, सो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये साइनाइड, ये वाले साइनाइड और आइसोसाइनाइड थे ना, ये वाला क्या होता है, थायोसाइनेट, नाम लिख लीजिए आप इसका ताकि आपको याद रहे। थायो वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, थायो वर्ड आता है सल्फर के लिए। थायोसाइनेट, जब भी थायोसाइनेट है तो ये क्या होगा, ये वाला बस आइसो लगा दीजिए, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो नाम भी आपको आने चाहिए दोनों के, एक साइनेट है, एक थायोसाइनेट है, और दूसरा क्या है, आइसोथायोसाइनेट। तो आपको अगर कभी भी आता है एम्बीडेंटेड तो समझना है आपको कि वो दोनों ही साइड से इसके डोनर्स हैं, और एक टाइम पे एक ही डोनर हो पाएगा उसमें। राइट, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से रिगार्डिंग, तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। एज इसके नाम में ही आ रहा है कि नंबर है वो कोई, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी यूनिडेंटेड या डाइडेंटेड किसी भी लाइगेंड का हो सकता है। ठीक है, जितने भी आपके पास सेंट्रल एटम है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ इसको भी, ताकि आपको और समझ में आए। तो ये बात आप ऐसे समझेंगे ज़्यादा, जैसे आपके पास ये रहा, आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी, मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्या है, यहाँ मेटल होगा। ठीक है, मेटल के अंदर जो भी आपके पास लाइगेंड रहता है उसे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये आप जानते हैं लाइगेंड्स, और वो जितने भी होंगे उतना x। ठीक है, तो ये जो x होगा, नंबर क्या होगा, ये तो नंबर होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जितने भी लाइगेंड्स होंगे। बट अगर डाइडेंटेड लग गया है वहाँ पे, डाइडेंटेड लाइगेंड है, डाइडेंटेड से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका
ट्वाइस हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, बीच में जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मैंने इसके लिए नाम भी बताया था आपको, कोऑर्डिनेशन आप क्या बोलते हैं, ऐसे एंटिटी बोलते हैं या फिर स्फेयर बोलते हैं। इसके अंदर जो आपके पास लाइगेंड आ रहे हैं वो कितने हैं, डिपेंडिंग ऑन वो डाइडेंटेट है, यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट है तो आप उसको एज इट इज गिन लीजिए, बट डाइडेंटेट है तो डाइडेंटेट के तो मैंने आपको केस भी बताए हुए। डाइडेंटेट है तब आपको क्या करना है, उसको दो से आपको उसे 2 गिन लेना है, अगर एक है तो 2 गिन लेना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है जितने भी डाइडेंटेट आएंगे। अब मैं ये इसको आपको बेटर कैसे समझाऊंगी, इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लाइगेंड और डबल द नंबर ऑफ डाइडेंटेड लाइगेंड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना भी यूनिडेंटेड होगा या फिर डबल द नंबर ऑफ डाइडेंटेड लाइगेंड्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। जो भी आपके पास मेटल एटम है, क्योंकि स्ट्रक्चरली अगर देखें हम तो बीच में मेटल ही तो आएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना। तो जो भी सेंट्रल एटम है आपके पास, जो भी आयन है, मेटल है, ज़रूरी नहीं सिर्फ मेटल ही हो, तो जो भी होगा उसके जो भी आपके पास लाइगेंड अटैच होगा, यूनिडेंटेड होगा तो उतना ही उसका नंबर होगा, डाइडेंटेड होगा तो डबल इसका नंबर हो जाएगा। और हो सकता है कि यूनि भी आ जाए, डाई भी आ जाए साथ में, तो आपको अकॉर्डिंगली वहाँ देख लेना है कि कहाँ आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ 2 से, राइट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आने लग जाएगा आपको। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम, ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नाम आपको आना चाहिए इसका। सो इसके अंदर जैसे हमने है इसके अंदर कोबाल्ट और यहाँ पर है ब्रैकेट NH3 BrCl, राइट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी अभी तक कि आपको जो यहाँ पर देखना है किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बाहर कितने भी हों आपको वो चीज़ नहीं देखनी है, सिर्फ आपको देखना है कि आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसके अंदर कितने लाइगेंड आ रहे हैं, है ना। बाहर तो आपके पास लाइगेंड नहीं आएंगे, लाइगेंड जनरली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब आप मुझे एक बार खुद ट्राई करके बताइए इसमें कितने आपके पास लाइगेंड्स होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। देखिए जैसे नहीं आ रहा है पहला है तो पहले में हम समझ लेते हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए NH3 है, NH3 यूनिडेंटेड होता है। कैसे हम जानते हैं, N के पास क्या होता है, N ही इकलौता होता है अपने NH3 में जिसके पास लोन पेयर होते हैं। तो अमोनिया में सिर्फ N में ही हमारे पास लोन पेयर है ना, कोई और नहीं है जिसके पास लोन पेयर है, तो सिर्फ N में ही है और इसीलिए हम इसे यूनिडेंटेड बोलते हैं। और जब भी मैंने बोला यूनिडेंटेड का केस आ जाए तो उसे बस हमें क्या करना है, बस गिन लेना है कि वो कितने हैं। तो ये देखो आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो अगर हम देखें Br और Cl, Br और Cl का भी तो हमने पढ़ा था, Br नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव होता है, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है अपना। और नेगेटिव चार्ज जिसके पास होता है वो भी क्या होता है हमारे पास, वो भी एक डोनर एटम हो जाता है, लाइगेंड हो जाता है। तो हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दोनों के पास वो खुद ही एक हैं, तो उनके पास एक ही हमारे पास रहेंगे। तो यानी कि 2 हो गए, यानी कि अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर, ठीक है, ये तो मेटल है इसका थोड़ा ना देख रहे हैं, तो लाइगेंड का आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कैसे है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। अब एक और देखते हैं इसका, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल है आपके पास Cr क्रोमियम H2O का होल ट्वाइस, फिर आपके पास En बताइए, सोचिए क्या है। मैंने कल ही बताया था आपको, कल जिससे पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ वो वाला वीडियो देखे, फिर वो इस वाले में जंप करे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप बताइए, मुझे कोशिश करके बताइए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है। H2O है, कितने हैं, 2 हैं। H2O में सिर्फ ऑक्सीजन ही तो है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो कैसा डेंटेट है, यूनिडेंटेट है, राइट। एक ही डोनर एटम है उसमें। तो ये आपके पास समझ लीजिए यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। अब En पे चलते हैं, क्योंकि क्रोमियम के अलावा यही दोनों लाइगेंड्स हैं, डोनर एटम्स हैं, राइट। तो जिसने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा उसे पता है कि जो En है उसकी डेंसिटी क्या होगी, है ना। तो En का हमने देखा था कि वो क्या होता है, इथाइलिन या फिर इथेन आप बोल लीजिए। इथेन 1,2 डाइमीन होता है ना, तो उसमें 2 अमीन आते हैं और अमीन यानी कि NH2 ग्रुप आता है। NH2 ग्रुप यानी कि
NH2 अकेला एक होता है, तो यानी कि अगर 2 NH2 आते हैं उसमें 2 हो गए, तो डोनर एटम्स 2 हो गए, तो वो डाइडेंटेट कैटेगरी में आता है। और ऑक्सिलेट में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होते हैं जो कि उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 डोनर एटम होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको EN की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम EN में आपके पास 2 होते हैं, तो मैंने आपको जब भी बताया था कोऑर्डिनेशन में कि अगर 2 वाला केस आएगा, यानी कि जो डाइडेंटेट का केस है, जैसे EN डाइडेंटेट है, तो आप इसे 2 कैलकुलेट करेंगे और इसे इंटू क्या कर देंगे, क्योंकि ये 2 हैं तो इंटू 4, क्योंकि डाइडेंटेट है ना, तो हमें तो 1 का गिनना है, तो अगर उसके पास 2 हैं तो हम 2 मान के चलेंगे, 2 करेंगे, और फिर क्योंकि वो 2 हैं अब उनका, क्योंकि होल ब्रैकेट EN होल ब्रैकेट 2 है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वो 2 हैं। ऑलराइट, तो 2 इंटू 2 हो गया, ये 4। डाइडेंटेट के केस में हमेशा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, जितने भी वो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि वो डाइडेंटेट है। तो 4 हो गए। अगर आप इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आपके पास 6 आ गया, है ना, 6 आ गया इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर। इजी, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, देखिए ये वाला आप बताइए खुद, ये है NiOX होल ट्वाइस 2 नेगेटिव। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, और जल्दी से मैं दूसरा भी लिख लेती हूँ, आप तब तक उसका भी बताइए। FeCO होल 5 एंड होल ब्रैकेट में आ गया ये। जिन्होंने फर्स्ट वाला थर्ड वाला कर लिया है, तो थर्ड वाले का एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। बीच में सिर्फ OX है, ऑक्स, राइट, मैंने बताया था जब भी OX आए EN आए, ये दोनों के दोनों क्या है, डाइडेंटेट्स हैं। सो ऑक्सिलेट जो होता है ये भी डाइडेंटेट होता है, तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी ये हैं, यानी कि 2 हैं ये ऑलरेडी, तो 2 इंटू 2 कर देना है डाइडेंटेट के केस में, यानी कि ये आ गया आपके पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। और तो कोई है नहीं, निकल नहीं होगा, है ना, तो निकल अपना ये मेटल है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें फेरस का, फेरस के साथ क्या है, CO है। CO कितने हैं, 5 हैं, राइट। तो CO तो आप जानते हैं कि कोई डाइडेंटेट है नहीं, सिंगल है, वो भी यूनिडेंटेट है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगे, सिंपल 5 हो जाएंगे, तो आप सिंपल 5 लिख लेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इतना इजी है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर लाइगेंड्स जो है आपके पास कैसा आ रहा है। ओके, तो अगर आपके पास EDTA का केस आ जाता है, तब आपको समझना है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, या कोई और भी आ सकता है आपके पास। तो लाइगेंड्स को आपको बस देख लेना है, यहाँ पे बस ध्यान देना है डाइडेंटेट के केस में, बाकी तो आपको एज इट इज गिन लेने हैं। बस डाइडेंटेट में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी वो हैं उसको 2 से आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने बहुत बार देखी होगी, P ब्लॉक में हमने निकाली थी, है ना। अब कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, इसमें हमें याद करनी पड़ती हैं, ताकि हम क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, यहाँ इन्हें हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी ओरिजिनल होती है ना, उससे उनकी ज़्यादा ही आ रही होती है वैलेंसी। अगर हम देखें तो वो वैलेंसी है, बट मगर वो उनकी अलग आ रही होती है ना। तो यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन तो यहाँ बनने ही बनने हैं आपके लिए। ये आपके लिए पक्का आएगा कि आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, नहीं भी आएगा तो तभी भी आपको आना ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो ये जो कुछ है मेरे पास, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये सबकी सबको आपको पता होनी चाहिए कि किसकी कितनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे ही पता चल जाएगी कि किसकी कितनी है, बट आपको पता होनी चाहिए किसकी +1 है, किसकी +2 है, किसी की माइनस है, किसी की कुछ भी है, तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो Na का अगर हम देखें, Na इज +1, ये हम सब जानते हैं, तो इसको मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं खास। फिर K भी आप जानते हैं +1 होता है। ये दोनों के पास जो होते हैं ये सारे मेटल्स हैं, मेटल्स को लूज़ करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए, एक एक्स्ट्रा होता है इनमें, है ना। देन वी हैव Mg2 पॉजिटिव, इसके जैसे ही चार्ज आपको बता रहा है, इसका चार्ज कि ये +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। Ca2 पॉजिटिव आप जानते हैं, कैल्शियम जो होता है ये भी +2 होता है, ये भी मेटल है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यू ऑल नो ये सब के सब क्या है, हेलोजेंस हैं। तो हेलोजेंस का क्या होता है, -1 -1 एंड -1 एंड -1, फिर से अगेन -1। तो इतना तो आपको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, है ना। फिर OH नेगेटिव आ गया। OH आप जानते हैं, अगर हम HOH बनाते हैं तो H पॉजिटिव होता है उसमें, और OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो OH भी क्या हो गया, -1 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें CN का, CN नेगेटिव होता है, ये भी आप जानते हैं, तो ये भी क्या होता है, -1 हो गया। फिर NC नेगेटिव है, जैसे ये इसके उसमें साइन आ ही रहा है, तो वैसे ये क्या हो गया, -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर आ गया है NO2 नेगेटिव। तो अब ये NO2 नेगेटिव मैंने कैसे लिखा है, आपको ये भी आना चाहिए, आपको समझने में आना चाहिए कि NO2 नेगेटिव मैंने किस
रेफरेंस में लिखा हुआ है। NO2 नेगेटिव जो है, ये इसमें जो N है, ऑक्सीजन जो है 2 है, एक N है 2 ऑक्सीजन है और ऐसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये NO2 नेगेटिव है, समझ रहे हैं आप। तो ये NO2 नेगेटिव में माइनस चार्ज आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा -1। फिर ONO नेगेटिव है तो इसमें भी -1 है, ये सब सिंपल है। NO3 में भी, NO3 नेगेटिव में भी क्या होगा -1। फिर आपके पास है CH3COO नेगेटिव, ये भी आप जानते हैं, अगर इसके साथ H होता है तो हम इस तरह से तोड़ते हैं H पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाता है ना। तो इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, यहाँ पर भी इसकी हो गई 1, -1 है ना। अब यहाँ पर एक और आता है हमारे पास DMG, ठीक है। DMG डायरेक्टली लिखते हैं, DMG बहुत बोलते हैं। होता क्या है DMG, तो उसके फुल फॉर्म है डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम, डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम इसका होता है फुल फॉर्म DMG का। तो इसकी भी आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ज़्यादा कुछ है नहीं, -1 ही है इसकी भी। तो अभी तक जो चल रही थी नॉर्मल है, सबकी -1 है, ऐसा कुछ है नहीं अभी तक आया। अब हमारे पास जो आने वाले हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम आएंगे -2 वाले। तो स्टार्ट CO3 2 नेगेटिव से हो रहा है, CO3 है ये, है ना। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, CO ऑक्सीजन 3 है, फिर होल चार्ज है इसमें -2। तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसमें अगर -2 आ रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको खुद ही पता चल जाएगी कि ये क्या है, -2 में एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अब ये हमारे पास कुछ और है, यहाँ पे SO4 आप जानते हैं बहुत कॉमन है। यहाँ पर ये हमेशा मेटल्स के साथ ही बनाता है जिनके पास क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कॉपर सल्फेट। ये आप खुद समझिए, कॉपर क्या होता है 2 पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा -2, क्योंकि इनका ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है। तो एक -2 होगा तभी दूसरा +2 होगा, तभी तो ये चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो इसमें SO4 क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव आएगा, और इसके साथ जो भी मेटल होगा वो हमेशा क्या होगा 2 पॉजिटिव होगा, है ना। सो यहाँ पर देखिए ये क्या है -2 है। उसी तरह ये भी ऑक्सिलेट आ गया हमारे पास C2O4 2 नेगेटिव, तो ये भी हम जानते हैं ये क्या होता है -2 होता है, राइट, -2 होता है, ये भी -2 होता है। ऑक्सिलेट इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। फिर अब हमारे पास आ गया NH2, N और H जो है यहाँ पे 2 हैं और होल चार्ज इसमें नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इसमें 1 होगा चार्ज, ठीक है, -1, राइट। फिर है हमारे पास, अगर हम एक H जो है कम कर दिया हमने, पहले 2 H थे तब -1 चार्ज था, अब हमने क्या कर दिया है, एक H कम कर दिया है, तो अब इसमें चार्ज क्या आ गया है 2 नेगेटिव। यहाँ पहले वाले में NH2 नेगेटिव और NH2 नेगेटिव, फ़र्क समझ रहे हैं आप। और फिर आपके पास एक और है N3 नेगेटिव, N है और चार्ज क्या है N, और फिर 3 नेगेटिव चार्ज है इसमें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का नंबर कम होते जा रहा है ना। तो चार्ज भी उसी के अकॉर्डिंगली होते रहेगा, चार्ज इसका भी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर हम देखें इसमें -2 चार्ज, इसमें -1 चार्ज, और इसमें क्या हो जाएगा -3 चार्ज हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल आते हैं, कुछ न्यूट्रल जो है हमारे पास ये आते हैं, ये है आपको यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं -2 -3, एंड फिर कुछ न्यूट्रल आते हैं आपके पास जिनका जो चार्ज होता है हमेशा 0 होता है। सो जैसा कि नाम है उनका न्यूट्रल है, तो इनका चार्ज हमेशा 0 होगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से हैं जिनका चार्ज हमेशा न्यूट्रल रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। सबसे पहले उसमें आता है H2O। आप जानते हैं H2O में आप जानते हैं कि इसके जो ये क्या होता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, राइट। तो ये न्यूट्रल है। NH3 भी जानते हैं आप कि ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसमें, है ना। EN आप जानते हैं वो भी अच्छे से स्टेबल है, वो इथेन 1,2 डायमीन, कोई भी वो नहीं है इसमें। कोबाल्ट देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये भी स्टेबल है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। फिर NO है, NO में भी कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ये सब आ जाते हैं तो आपको समझना है कि ये क्या होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। इनमें कभी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कुछ भी नहीं रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। तो यहाँ पर जो है ना, ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल। इनका ओवरऑल चार्ज कैसा रहता है, 0 रहता है। H2O, NH3, EN, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है हमारे पास, इनका जो ओवरऑल चार्ज रहता है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर होता तो वो दिख जाता, राइट। सो इट्स न्यूट्रल। तो इनका कभी भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो आप 0 लिख देंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कौन कौन से न्यूट्रल है। NO न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, एंड NH3 H2O, ये सब क्या है, न्यूट्रल है। अब क्वेश्चन में करेंगे जब इनके, तब आपको आएगा और मज़ा। सो क्वेश्चन है, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आयन, मेटल एटम और आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे दिए इन्होंने
जैसे कि सबसे पहला है K4FeCN6, फिर है आपके पास COH2O(2) और En का होल ट्वाइस Cl3। फिर आपके पास इसको भी देख लेते हैं पहले, इसके बाद हम करेंगे और बाकी वाले, है ना। तो K4FeCN6 ये है। तो यहाँ पे हमेशा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी किसकी होती है, क्योंकि बाकियों की तो हमें पता होती है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है K4FeCN6, राइट। तो यहाँ पर हमें किसका निकालना होगा, मेटल कौन सा है इसमें, K4 है कि Fe है, Fe है ना। तो यहाँ पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, K4 में चले जाते हैं, K4 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं, मेटल की निकालनी है। ये रहा आपके पास मेटल, ये रहा आपके पास मेटल, बाकियों की तो हमें पता होती है ना। तो ये देखिए फटाफट हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, बाकियों को क्या करेंगे इक्वल टू के इधर लेके आएंगे और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे कि कितनी है। ओके, K4 देखिए आपके पास 4 है, होता कितना है इसका, +1 होता है चार्ज, हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे +4 हो गया। फिर इसके पास यहाँ पर कितने हैं, CN6 हैं, 6 हैं, आप जानते हैं इसका चार्ज क्या होता है, -6 होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ इस तरफ इक्वल टू के इधर होगा, ये -2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो 2 जाएगा, तो उसका चार्ज कैसा आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो Fe का चार्ज यहाँ कितना आ गया है, +2। Fe का चार्ज आ गया है +2, Fe का निकाला है। अब यहाँ पे हम कोबाल्ट का निकालेंगे। H2O मैंने बोला था स्टेबल मॉलिक्यूल है, बताया था। En2 बताया था मैंने, स्टेबल मॉलिक्यूल है ना। क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, Cl3 है ये, है ना। अब आप बताइए इसका चार्ज कितना होगा। ये दोनों तो आपके पास 0 है, अब ये Cl3 है। अब Cl3 जब इधर जाएगा, यानी कि अगर इसका -3 होता है, आप जानते हैं Cl जो होता है 1 -1 होता है, 3 Cl है तो ये -3 होगा, इक्वल टू के इधर जाएगा। तो हम कोऑर्डिनेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन रेट निकाल पाएंगे किसका, CO का। तो कोबाल्ट का यहाँ कितना आ जाएगा, कोबाल्ट का आएगा -3। ओके, फिर आपके पास मैं आपके पास 2 और क्वेश्चन लेके आई हूँ, इनको भी आप खुद करिए ट्राई, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। NiCO4, यहाँ पर आप C और O बराबर बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। फिर 4th है आपके पास NiOX2। बताइए अब जल्दी जल्दी मुझे इसके। Ni जो है आपके पास, इसका आपको निकालना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब याद कीजिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मैंने क्या क्या बताया था, CO बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड का बताया था ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्टेबल और आप कह सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। सो CO का कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो Ni का अगर हम यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो 0 है, 0 × 4 0। सो Ni का यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो होती है 0। अगर हम यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट OX की, आप जानते हैं यहाँ पे ऑक्स जो आपके पास आता है ऑक्सीलेट का मैंने आपको वहाँ बताया था, अगर आप क्रॉस चेक करेंगे वहाँ जा करके, क्योंकि अगर आपने नोट किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीलेट का होता है -2 चार्ज होता है, इतनी बात आपको पता ही है। -2 चार्ज होता है, इनटू अगर हम करें इसके 4, क्योंकि ये 2 हैं तो ये -4 हो जाएगा। अब इसका ओवरऑल चार्ज भी तो हमें दिख रहा है, ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है। तो ये जो -4 उधर जाएगा -2 के पास, तो ये कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू किधर आ गया है, -4 इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2 एज इट इज रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो निकल का चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया। हम जानते हैं Ni जो होता है 2 पॉजिटिव होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, अपना जो पहले से आपके पास नॉलेज होती है वही काम आती है। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लू है कि इसका चार्ज +2 आना चाहिए, क्योंकि वो होता है उसका, तो इतनी बात अगर जो होगी, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन, तो मैंने कुछ ही करवाए हैं। अगर आप बुक में ढूंढेंगे तो आपको और वैरायटी मिलेगी और आपको मजा आएगा इसको करने में, और क्वेश्चन करने हैं आप, ठीक है। फिर आपके पास है 7th, आप हमारे पास लास्ट टर्मिनोलॉजी है ये, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और एक और आता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एक साथ ही बता देती हूँ क्योंकि वो एक ही जैसे हैं। सो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड। तो अगर एक ही टाइप का लाइगेंड अगर उसमें होंगे, एक टाइप का लाइगेंड यानी कि जैसे अगर आपके पास H2O है, H2O ही है उसमें लाइगेंड, एग्जाम्पल ही बता देती हूँ आपको, CR BR बाहर पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
एक ही टाइप का लाइगेंड है ना, 6 है वो H2O के ही 6 है वो। सो एक ही टाइप का लाइगेंड हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस अगर एक ही टाइप का उसके पास लाइगेंड हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। अब हेट्रो में क्या होगा, हेट्रो में क्या होगा, बीच में आपके पास बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कोबाल्ट का ही ले लेते हैं, H2O। वैसे भी मैंने करवाए थे, कितने सारे आए थे हेट्रोलैप्टिक में, Br3। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे H2O भी है, Cl भी है, अलग अलग टाइप के लाइगेंड है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग लाइगेंड है, H2O एक Cl है, अगर कोई और होता तो वो भी होता। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन होंगे, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनके पास क्या होगा, एक टाइप से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड। जो चेपने वाले होंगे वो फटाफट से इसे कॉपी कर लेंगे, पर जो समझने वाले होंगे वो यहाँ क्या करेंगे, ओनली की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड। जहाँ एक से ज़्यादा लाइगेंड के टाइप होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो आज हमने इतना सारा पढ़ा, जो आपके पास बची हुई टर्म्स थी आज हमने कंप्लीट कर ली। ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बेस आप समझिए। ये भी बेस ही मैंने पढ़ाया आपको। ये अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो समझ लीजिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो IUPAC नेम्स देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे जो अभी हमने पहले ये सारा हमने पढ़ा है ना। इसके बाद हम इसके रूल्स देखने वाले हैं। IUPAC में हम इनके नाम कैसे लिखते हैं, इनका यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है ना, उनका नाम लिखने की कुछ थोड़े बहुत IUPAC ने जो बनाए हुए रूल्स वो हमें देखने हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसी को मैं पढ़ाने वाली हूँ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.